चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में एक बार छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं जो हम लोगों ने कल करा था। सबसे पहली चीज हम लोगों ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में ये पढ़ी कि कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब आता है जब उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये हमने डे टू डे बेसिस के अजम्पशन के बेसिस पे डिस्कस करा। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमें दो चीजें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कंसिडर क्या होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी है तो वो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। बट अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जैसे रिसेशन चल रहा है, कोविड आ गया है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लेता है, मिनिमाइज द लॉसेस, तो भी हम उसको इक्विलिब्रियम में मानेंगे। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा? पहला, या तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर अगर मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं तो वो कोशिश करेगा अपने लॉसेस को कम से कम करने की। यानी कि एग्जामिनेशन में अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या तो आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओगे तब आप 100% सेटिस्फाइड होगे, और अगर फेल हो रहे होगे तो कोशिश करोगे कम से कम मार्जिन से फेल होना, ताकि घर वालों के सामने एम्बैरेसमेंट ना क्रिएट हो। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। अब इसके लिए हमारे सिलेबस में दो अप्रोचेस दी गई हैं। एक है टीआर एंड टीसी अप्रोच, और दूसरा है एमआर एंड एमसी अप्रोच। अब हो सकता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को इन डेफिनेशंस का मीनिंग पता हो, शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो। मैं आपको पहले एक बार डेफिनेशंस बता रहा हूं, उसके बाद हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो काव्या जी थोड़ा आप ध्यान देंगे बेटा, क्योंकि मेरे को लगता है शायद आपको कुछ डेफिनेशन स्किप हो गई थी। तो सबसे पहले टीआर की शुरुआत करते हैं। टीआर स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू। काव्या जी कुछ पता है टोटल रेवेन्यू के बारे में? हमने कल पढ़ा था। हाँ, सामान, टोटल सामान बेचने के बाद जो हमें टोटल पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने मिस्टर एक्स को 5 पेन सेल आउट करे एट द रेट 5 ईच, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 25। तो टोटल रेवेन्यू को हम कह सकते हैं टोटल मनी रिसीव्ड। हमारे पास जो भी यूनिट थे, उन यूनिट्स को बेचने के बाद टोटल जो भी पैसा हमको मिलता है, दैट टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड विल बी टोटल रेवेन्यू। एंड ये जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए करा। तो इमेजिन करते हैं ये एक पेन है जो मैंने बनाया, इसको बनाने में 100 रुपए का खर्चा आया, सिंगल पेन बनाया, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। मैंने ये 100 रुपए का पेन अबव को 1200 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को रेवेन्यू कितना मिला? 1200 रुपए। मैं प्रॉफिट मार्जिन तो ज्यादा लेके चलूंगा ना, तो ऐसी सिचुएशन में टोटल रेवेन्यू आया 1200, टोटल कॉस्ट थी 100। ये दोनों टर्म्स हमारी यहां पर क्लियर हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, अगर मैं हमारे कंटेक्स्ट में बात करूं कि कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब माना जाएगा, तो टीआर और टीसी अप्रोच ये कहती है व्हेन द गैप बिटवीन द टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। जब आपकी टोटल कॉस्ट और आपके टोटल रेवेन्यू के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा, तब आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट वाली पोजीशन पे होगे। एग्जांपल ले लेते हैं, देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लेते हैं कि ये मेरा आउटपुट है जो मैं मार्केट में सेल करता हूं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है 100, 180, 250 एंड 300। धीरे धीरे मेरी कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि मैं सामान ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं। और ये मेरा टोटल रेवेन्यू है, पहले है 100, फिर है 200, फिर है 280 और फिर है 520। अब मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, 100 माइनस 100 0। क्या इस पोजीशन पे मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है? क्या मुझे कोई लॉस हो रहा है? नहीं। तो जिस पोजीशन पे ना तो मुझे प्रॉफिट हो और ना ही मुझे लॉस हो, उस पोजीशन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? ब्रेक इवन पॉइंट। ये मेरा ब्रेक इवन हो गया, मतलब ना तो मुझे फायदा हो रहा है और ना ही मुझे नुकसान हो रहा है। समझ में आ रही सारी बात? ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है? 20 प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 30 प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 220। अरे भैया बड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से लेवल पे हुआ? 4th लेवल पे। यानी कि अगर हम अपनी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए देखें तो किस पोजीशन पे हम लोग इक्विलिब्रियम में हैं? 4th लेवल पे। क्यों है 4th लेवल पे इक्विलिब्रियम में? क्योंकि प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, और जिस पॉइंट पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है वहीं प्रोड्यूसर हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। ये बात समझ में आती है सर? पक्का श्योर हो अच्छे तरीके से?
ब्रेक इवन में सैटिस्फाइड हो सकता है बट मैक्सिममली सैटिस्फाइड नहीं हो सकता। अब जैसे मैं बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताऊं कि मार्केट में आप गए, आपने 100 रुपए का पेन बनाया, 100 रुपए का बेच दिया, एटलीस्ट आपका पैसा वापस आ गया, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे जब तक प्रॉफिट नहीं है, और सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो आप सैटिस्फाइड नहीं हो। सैटिस्फैक्शन तब आता है जब सर्वाइवल से ज्यादा आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपके 100 में से 33 मार्क्स आ गए, आप फेल नहीं हुए बट आप सैटिस्फाइड भी नहीं हो, क्योंकि सिर्फ 33 से पास होना कोई पास होना नहीं माना जाएगा। तो यू विल सर्वाइव बट यू विल नॉट बी सैटिस्फाइड कंप्लीटली अंडर दिस सर्कमस्टेंस। समझ में आ रही है सर इतनी बात? तो छोटा सा एक डेफिनेशन लिखेंगे, अंडर टीआर एंड टीसी अप्रोच, अंडर टीआर एंड टीसी अप्रोच अ प्रोड्यूसर, under TR and TC approach, a producer will be in equilibrium. Under TR and TC approach, a producer will be in equilibrium when the gap between total revenue and total cost, when the gap between total revenue and total cost is maximum, when the gap between total revenue and total cost is maximum। जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। और आप अपने रेफरेंस के लिए स्केड्यूल यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है, ये स्केड्यूल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल आप इसे बना लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ की बात कर लेते हैं। When the gap between the total revenue and the total cost is maximum, ये स्केड्यूल आ जाएगा। डन, आई सपोज हो गया होगा। श्योर, चलिए अब बात करते हैं ग्राफ की। नोटेड, लीजिए सर, पढ़े। चलिए अब देखेंगे, जब हम ग्राफ की बात करेंगे बेटा, स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल ग्राफ है। मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग की बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ कंसेप्ट की बात करूंगा। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया, और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। जैसा कि मैंने आपको हमारी लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू का कर्व बनता है तो कॉस्ट हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होती है और रेवेन्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो क्या मैं अपने कर्ल वाले कर्व को ध्यान में रखते हुए इसको टोटल रेवेन्यू कह सकता हूं? कैन आई से दिस एज टोटल रेवेन्यू? कल याद है जीरो से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला गया था। और क्या मैं अपने इस कर्व को टोटल कॉस्ट कर्व कह सकता हूं कि ओरिजिन से पॉजिटिव था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन अगर आपको याद हो कि हम लोग जब कल इस क्लास को कर रहे थे तो मैंने इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करा था और एक इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करा था, और हाईलाइट करके मैंने आपको क्या बोला था? मैंने कहा था दिस पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब यहां पे मेरा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है और यहां पर भी मेरा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। बराबर मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब दोनों आपस में इक्वल है। ये बात समझ में आती है सर? पक्का? अब ध्यान से देखिएगा, वट एवर द रीजन आई एम शेडिंग ओवर हियर, ये जो रीजन है, इस रीजन में जो व्हाइट वाली लाइन है वो ऊपर है और जो येलो वाली लाइन है, जो कर्व है, वो नीचे है। तो व्हाइट वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू ज्यादा है। और येलो वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कम है। जब रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो तो बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। दैट मींस ये जो शेडेड रीजन है, इट रिप्रेजेंट्स टीआर इज मोर देन टीसी, व्हिच मींस दिस पोर्शन इंडिकेट्स प्रॉफिट। ये पोर्शन क्या इंडिकेट करता है? कि हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अब ये वाला पोर्शन देखिएगा, इसमें टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से। तो जब कॉस्ट ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? लॉस। तो ये क्या हो गया? लॉस। और सिमिलरली ये वाला रीजन देखिएगा, इसमें भी क्या होगा? लॉस। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हमारी ज्यादा है और प्रॉफिट हमारा कम है। तो तीन पोजीशंस बनी, दिस वन एंड दिस वन। अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? क्यों नहीं है? लॉस है। क्या इसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? क्यों नहीं है?
लॉस है। मिनिमम लॉसेस पे हो सकता था, लेकिन यहां पे क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी हम कमा रहे हैं तो मिनिमम लॉसेस का कोई भी कंसेप्ट वैलिड नहीं है। अब प्रॉफिट पे बात करते हैं। एज यू मस्ट बी रिमेंबर कि हम लोगों ने बात करी थी कि कल जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो गैप होता है मिड पॉइंट का, दिस इज द मैक्सिमम और द लार्जेस्ट और द हाईएस्ट गैप बिटवीन द टू कर्व्स। दो कर्व्स के बीच में ये वाला जो हमारा पोर्शन होगा ये सबसे ज्यादा गहरा है, सबसे ज्यादा वाइड है, और सबसे ज्यादा वाइड होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। दोबारा समझते हैं, हमने दो कर्व्स के अक्रॉस दो टेंजेंट्स बनाई, उन दोनों टेंजेंट्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा। अकॉर्डिंग टू टेंजेंसी प्रिंसिपल, अगर दो टेंजेंट्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो उनके बीच का गैप सबसे ज्यादा होता है, और जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो प्रोड्यूसर हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आ रही सही बात? पक्का श्योर हो? तो ग्राफ हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, आई बिलीव आपके बनाया होगा। एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करें। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। Write down the first point. In the above drawn curve, above drawn means that you have already mentioned the curve yesterday. In the above drawn curve, on x-axis we have output. In the above drawn curve, on x-axis we have output, and on y-axis we have total revenue and total cost. In the above drawn curve, on x-axis we have output, and on y-axis we have total revenue and total cost. And on y-axis we have total revenue and total cost. Next point, TR is the total revenue curve. Next point is TR is the total revenue curve, and TC is the total cost curve. TR is the total revenue curve and TC is the टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब देखिएगा आपके ग्राफ में मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करूंगा, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको मैं अल्फाबेटिकली नाम दे रहा हूं A, और इस पॉइंट को अल्फाबेटिकली नाम दे रहा हूं B। अब लिखिएगा पॉइंट A एंड B, पॉइंट A एंड B represents break even. Point A and B represents break even. पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट्स ब्रेक इवन। ब्रेक इवन बताने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपको रेफरेंस देना हो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो टीआर इज इक्वल टू टीसी, सिर्फ रेफरेंस के लिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट हो चुका होगा, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। द शेडेड रीजन बिटवीन ए एंड बी, द शेडेड रीजन बिटवीन ए एंड बी represents profit, represents profit in which point D and E, ये जो मैंने मार्किंग ली है बेटा ग्राफ में, in which point D and E represents the maximum gap, in which point D and E represents the maximum gap between TR and TC, represents the maximum gap between TR and TC, indicating maximum profits, indicating maximum profits, indicating maximum profits. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हम इस प्रॉफिट वाली पोजीशन बी पोजीशन के बियॉन्ड जाना चाहें, या हम इस प्रॉफिट वाली पोजीशन ए पोजीशन के पहले रुकना चाहें, तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट क्या ये प्रेफर्ड है? नहीं, रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है रिकमेंडेड? क्योंकि पॉइंट बी के बाद भी लॉस है और पॉइंट ए से पहले भी लॉस है। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट विल बी एनी पोजीशन बिफोर ए एंड बियॉन्ड बी, एनी पोजीशन बिफोर ए and beyond B represents losses. Any position before A and beyond B represents losses as total cost exceeds the total revenue. As total cost exceeds the total revenue.
as total cost exceeds the total revenue। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो टोटल रेवेन्यू को एक्सीड कर जाएगी। दिस इज द इक्विलिब्रियम व्हेन वी टॉक अबाउट द टीआर एंड टीसी अप्रोच। टीआर एंड टीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग यही हमारा इक्विलिब्रियम कंसिडर करा जाता है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आती है? कोई डाउट दीदी आपको? इधर सर, प्रथम जी, आप लोगों को सर लिख पाओगे एग्जाम में अगर आएगा तो? श्योर। अब नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे, एमआर एंड एमसी अप्रोच। एमआर एंड एमसी अप्रोच। द नेक्स्ट इज MR and MC अप्रोच। ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर साइन बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, दैट MR and MC अप्रोच इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पोर्शन। हम इसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, सिलेबस में यही सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है। नाउ सर आप बताओगे व्हाट इज MR? आप मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एडिशनल रेवेन्यू। कब मिलता है एडिशनल रेवेन्यू? जब एक एक्स्ट्रा यूनिट हम लोग बेचते हैं। तो वी कैन सिंपली से कि मार्जिनल रेवेन्यू स्टैंड्स फॉर एडिशनल रेवेन्यू, जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है आफ्टर सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को मिलता है, दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज एडिशनल रेवेन्यू। इसे मार्जिनल रेवेन्यू कहा। एंड व्हाट इज एमसी? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जितना भी खर्चा होगा, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ खर्चा इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आता है? अब अकॉर्डिंग टू एमआर एंड एमसी अप्रोच हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं। ये दो कंडीशंस हमारे पास हैं। फर्स्ट कंडीशन इज एमआर शुड बी इक्वल्स टू एमसी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एमआर शुड बी इक्वल्स टू एमसी। अब इसको समझिए। मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा पेन बनाने में मुझे 100 रुपए का खर्चा आया, तो व्हाट इज माय मार्जिनल कॉस्ट? 100। मैंने अपना एक्स्ट्रा पेन 100 रुपए में बेच दिया, तो व्हाट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू? 100। दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? क्या लॉस हुआ? नहीं हुआ ना। यानी कि जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जितना पैसा मैं बनाने में खर्च कर रहा हूं उतना ही पैसा मुझे मिल रहा है, तो यानी कि ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस। और अगर प्रॉफिट और लॉस नहीं होता तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पोजीशन। ये बात समझ में आती है? तो पहली कंडीशन तो पता चल गई बॉस कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। सेकेंड कंडीशन इज एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर बियॉन्ड दिस पोजीशन। यानी कि एक बार मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो गया, इसके बाद मेरा मार्जिनल कॉस्ट अगर रेवेन्यू से बढ़ेगा तो मैं इक्विलिब्रियम में आऊंगा। अब ये पहला कंसेप्ट मैं देख रहा हूं लाइफ में, जहां कॉस्ट बढ़ेगी तो हम इक्विलिब्रियम में आएंगे, वरना रेवेन्यू बढ़ता था तो हम इक्विलिब्रियम में आते थे। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि चीजें क्लियर हो पाती हैं या नहीं हो पाती। देखिए मैंने यहां पे लिखा आउटपुट, जितने मैं यूनिट्स मार्केट में सेल ऑफ करूंगा। मैंने यहां पे लिखा मार्जिनल रेवेन्यू एंड यहां पे लिखा मार्जिनल कॉस्ट। अब नोटिस करिएगा, मैंने लिखा आउटपुट 1 2 3 4 एंड 5। मैं 5 यूनिट्स मार्केट में सेल कर रहा हूं। माय मार्जिनल रेवेन्यू इज 7 7 7 7 7। ये क्या हो गया? हर बार एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद 7 रुपीज मिल रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब रेवेन्यू एक्स्ट्रा वाला बढ़ नहीं रहा। और एक्स्ट्रा रेवेन्यू कब नहीं बढ़ता? नहीं सर, नहीं सर, ये भी नहीं होता। तुम फेस पे अटके हुए बहुत दिन हो गए। और कुछ बताइए। चलो काव्य से पूछते हैं। काव्य तुम्हारे पास कौन सा पेन है बेटा? हाउ मच डज इट कॉस्ट? 10 रुपीज का। अभी कल मार्केट में दोबारा यही पेन लेने जाओगे तो कितने का मिलेगा? परसों लेने जाओगे तब कितने का मिलेगा? सॉरी, क्यों मिलेगा 10 का बेटा? क्योंकि प्राइस 10 है। प्राइस तो नहीं बदल रहा ना रोज। दैट मीन्स कि प्राइस अगर कांस्टेंट होगा तो हर प्रोडक्ट से मिलने वाला एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा। और 90% केसेस में डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब सपोज करते हैं ये मेरे पास रोज आ रहा है, कहता है सर मैं रोज आता हूं, अब तो फीस कम हो जानी चाहिए। नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो आप चाहे ज्यादा क्वांटिटी खरीदो, आप चाहे कम क्वांटिटी खरीदो, हर बार जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो सिमिलर होगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाई एमआर इज कांस्टेंट, क्यों मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आती है ना? आगे बात करते हैं। अब मैंने मार्जिनल कॉस्ट को यहां पे लिया 8 7 6 7 एंड 8। अब मार्जिनल कॉस्ट पे कमेंट करो, क्या कर सकते हो? इसको देख के क्या पता चल रहा है आपको? पहले गिर रही है और उसके बाद बढ़ रही है। अब ध्यान से नोटिस करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेकेंड लेवल वाला। ये देखो ध्यान से,
इस पोजीशन पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मेरा मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब जितना पैसा मुझे मिल रहा है उतना पैसा मेरे से खर्च भी हो रहा है। तो क्या मैं इसे ब्रेक इवन पॉइंट कह सकता हूं? कैन आई से दिस? एक और ऐसी पोजीशन दिख रही है मुझे, यहां देखो, इस पोजीशन पे भी यही है कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मेरा मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूं उतना ही पैसा मुझे मिल रहा है। यानी कि क्या मैं इन दोनों पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में हो सकता हूं? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी भी पैसा कमाने का स्कोप है। अब ध्यान से देखिएगा, पहली स्टेज में यहां पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज 8 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज 7। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो लॉस। तो ये तो मेरा लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? 1 रुपीज का लॉस हो गया। अब इस वाली पोजीशन पे देखिएगा, कॉस्ट 6 है और रेवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? तो इस वाली पोजीशन पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे मेरा कॉस्ट अगेन 8 है, मेरा रेवेन्यू अगेन 7 है। अब क्या हो रहा है? अब मुझे बताओ पूरे इस टेबल में कौन सी ऐसी पोजीशन है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है? प्रॉफिट वाली। और पूरे इस टेबल में एक ही ऐसी पोजीशन है जहां पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद ब्रेक इवन आ रहा है और उसके बाद मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कि कॉस्ट बढ़ने से पहले मेरा प्रॉफिट सिर्फ यहीं पे हो रहा है। तो मैं इक्विलिब्रियम में यही माना जाऊंगा, यानी कि कॉस्ट बढ़ने से पहले जहां तक मैं पैसा कमा सकता हूं वहां तक मैं पैसे कमाऊंगा, और एक बार कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई तो उसके बाद मेरे पास पैसे कमाने का कोई स्कोप नहीं है। और अगर मेरे पास पैसे कमाने का स्कोप नहीं होगा तो क्या मैं प्रोडक्शन करूंगा? नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन को यहां पे समझते हैं वापस से, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो हाइपोथेटिकल था, इसको ध्यान से देखिएगा सर। ये जो मैंने आपका यहां पे कंडीशन लिखा है, पहली कंडीशन ये थी कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, वो तो 2 लेवल्स पे है। मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एमआर, मतलब जब मैं प्रॉफिट कमाना शुरू करूंगा और प्रॉफिट कमाता चला जाऊंगा तो जिस पॉइंट के बाद मेरी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिस पॉइंट के बाद मैं उसी पॉइंट पे अपना प्रोडक्शन बंद कर दूंगा, यानी कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर माई लॉस विल स्टार्ट, जहां से मेरा नुकसान होना शुरू हो जाएगा मैं बस वहीं पे रुक जाऊंगा, और वही पोजीशन होगी जहां पे मेरे को इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर बियॉन्ड एमआर इज इक्वल टू एमसी। वो कह रहे हैं कि जब आपका एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होगा, उसके बाद जैसे ही आपका एमसी बढ़ने लगेगा आप रुक जाइएगा, यही वो आपकी पोजीशन होगी जहां पर आप इक्विलिब्रियम में पहुंचोगे। अभी और क्लियर होगा, अभी डोंट वरी, अभी हम लोग ग्राफ पे आते हैं तब ये देखिए सिचुएशन और क्लियर होती है आपके साथ। नाउ ये हमारे 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मुझे बताएंगे ये कौन सा कर्व है? एमआर। वाई एमआर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा 7 7 7 7 7, तो ये पैरेलल होगा। नाउ व्हाट इज दिस कर्व? एमसी पहले गिरा फिर बढ़ा। अब ये जो रीजन आप देख रहे हो यहां पे, ये रीजन और ये रीजन, ये दोनों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रेक इवन। क्योंकि यहां पर क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। यहां पर क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। ये बात तो समझ में आ रही होगी सर। अब ये जो शेडेड रीजन में दिखा रहा हूं, ये क्या है? प्रॉफिट। देखो ऑरेंज वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? रेवेन्यू। ब्लू वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कॉस्ट। ज्यादा क्या है, रेवेन्यू या कॉस्ट? रेवेन्यू। जब रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है। इसका मतलब मैं यहां पे भी प्रोडक्शन करूंगा, यहां पे भी प्रोडक्शन करूंगा, यहां पे भी 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 करूंगा, यहां तक तो करूंगा, इसके बियॉन्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया, और अगर इसके बियॉन्ड जाता हूं तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। यानी कि दिस इज द ओनली लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यही वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर मैं गया तो लॉस होगा, और इससे पहले जितना प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं मैं कमाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आता है? चलो लिखेंगे भी और डिटेल बात करेंगे। राइट डाउन। बेटा पहले इसलिए लॉस होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्शन करते हो तो धीरे धीरे आपकी कॉस्ट गिरती है, रेवेन्यू कम आता है। लाइक आपने नया बिजनेस स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग में क्लाइंट्स कम आएंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट उतनी ही होगी, रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहले दिन से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली कॉस्ट आपकी धीरे धीरे कम होती है, जैसे जैसे कॉस्ट कम होती जाती है आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है, और एक पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। इसको ऐसे लेके चलो, अरोड़ा सर ने मान लो स्कूल बनाया तो स्टार्टिंग में टीचर्स रखे, स्टाफ रखा। अभी पहले साल में सिर्फ 200 बच्चे आए, टीचर्स सारे रखने पड़ेंगे, तो खर्चा ज्यादा होगा या इनकम ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में लॉस होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इनकम ज्यादा हो जाएगी और खर्चे अपने आप कम लगने लगेंगे। ठीक है, राइट डाउन। अंडर एमआर एंड एमसी अप्रोच, अ प्रोड्यूसर
will find an equilibrium under MR and MC approach. A producer will find an equilibrium when he or she satisfies the following two conditions. When he or she satisfies the following two conditions. When he or she satisfies the following two conditions. Number one, MR should be equals to MC. Number one, MR should be equals to MC. MR should be equals to MC. Number two, MC should be greater than MR. MC should be greater than MR. ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप सब. दिस बेटा टीआरटीसी अप्रोच में हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं जिसमें फिक्स कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है. यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है तो इसमें फिक्स कॉस्ट कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है. तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट हमने कंसिडर करा है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर कर रहा है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे कहा जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, वरना टीआरटीसी के अकॉर्डिंग तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए था मैक्सिमम पॉइंट पे. ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. नहीं, मैक्सिमम पॉइंट के बाद आगे प्रॉफिट होगा, लेकिन हम प्रोड्यूसर का कंसेप्ट क्या कहते हैं, ईदर मैक्सिमम प्रॉफिट्स और मिनिमम लॉसेस. यानी कि वहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट पे ही इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है. थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे. देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं. अगर मान लो सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो व्हाट शुड बी द टारगेट कि इसको क्या करना है, इसको बिजनेस एक्सपैंड करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है. अगर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना होता तो बिजनेस करने की जरूरत क्या थी, किसी के लिए जॉब कर लेता. जितना पैसा उसको मिल रहा है बिजनेस में वो जॉब में भी तो कमा सकता है. ऑन एन एवरेज बताता हूँ, इफ यू आर लिविंग इन योर टाउन, अगर आप अपने शहर में रहते हो, मैं कहता हूँ हमारे टाउन में, एंड आपकी सैलरी जो है पर मंथ ₹1,00,000 है. अगर आपको इतने ही पैसे कमाने हैं तो जॉब इज गुड, कोई जरूरत नहीं बिजनेस करने की, क्योंकि ₹1,00,000 आप जॉब में डिसेंटली कमा सकते हो, इंडस्ट्रियल एरिया है. बट अगर आपको 5, 10 या 15 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस शहर में रहते हुए सैलरीज के बेसिस पे इतना कमा पाना मुश्किल है. तो आपको ऑब्वियस सी बात है बिजनेस करना पड़ेगा. तो बिजनेस करने का मतलब यू वांट टू रीच टू द हाईएस्ट पीक ऑफ द प्रॉफिट. लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो हाईएस्ट प्रॉफिट का मतलब ओवरऑल प्रॉफिट. यहां से शुरू हुए, यहां से शुरू होते 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 यहां तक पहुंचे, जितना रीप कर सकते थे मार्केट से प्रॉफिट रीप आउट कर लिया. उसके बाद अगर लॉस हो गया तो वो मार्केट में आके रुक गए. दोनों ही कंसेप्ट सिमिलर है, बस फर्क सिर्फ इतना है यहां पे हम एंटायर प्रॉफिट को रीप आउट कर रहे हैं और वहां पे हम कह रहे हैं जब मैक्सिमम हो जाएगा तब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे. उसके बाद होता है तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया कर्व. इसमें लिखेंगे एक्स एक्सिस पे आपका है आउटपुट बेटा और वाई एक्सिस पे आपका है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. डू आई नीड टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कर्व या आप कर सकते हो? कर दूं? चलो लिख लो. 3 पॉइंट्स के छोटा सा पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट इज इन द अबव ड्रॉन कर्व ऑन एक्स एक्सिस वी हैव आउटपुट. In the above drawn curve, on x-axis we have output and on y-axis we have marginal cost and marginal revenue. And on y-axis we have marginal cost and marginal revenue. And on y-axis we have marginal cost and marginal revenue. Okay. Now, second point, MR is the marginal revenue curve. MR is the marginal revenue curve parallel to x-axis, indicating constant revenue. MR is the marginal revenue curve parallel to x-axis, indicating constant marginal revenue. Constant marginal revenue. Whereas MC is U-shaped, whereas MC is U-shaped, intersecting MR at two different places. MC is U-shaped, intersecting MR at two different places. Intersecting MR at two different places. Full stop. Next point. Point A and B, again, point A and point B represents break-even positions. Point A and point B represents
break even positions where MC is equals to MR. Where MC is equals to MR. Now, last and the most important point, right now. A producer will find an equilibrium. A producer will find an equilibrium at point B. A producer will find an equilibrium at point B as here MC is equals to MR, as here MC is equal to MR, and beyond this position MC is greater than MR, and beyond this position MC is greater than MR. इस पोजीशन के बाद कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है. That's all. Chapter is over. बस इतना ही है चैप्टर में. दो अप्रोचेस हैं, एक MRFC अप्रोच, दूसरा TRTC अप्रोच. आर्यन, आपके केस में MRMC अप्रोच इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग जब कभी भी एग्जाम में आएगा, एंड आप लोगों के लिए दोनों अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं. इसको आप आराम से देख सकते हो. ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा. आपको घर जाके कुछ रिवीजन चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, आप देख सकते हो. एंड उसके बाद अगर कोई डाउट्स होंगे देन विल डिस्कस टुमारो. नहीं होते हैं कोई डाउट्स तो कल के टेस्ट के बाद 10 मिनट के वही 10 MCQs और बेसिक क्वेश्चंस जैसे हमने आज करें हैं, डेली हम लोग ये करेंगे ऑलमोस्ट जितना भी टाइम हमारे पास है. ठीक है सर, क्लियर है? ऑलमोस्ट चीज़ें थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बट आई बिलीव जैसे एक दो बार आप कंटेंट पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, चीज़ें काफ़ी